कि रेट लिखी कैसे जाती है। ठीक है, आप अपना ये बंद कर सकते हो, ये पूरा ख़त्म हुआ यहाँ। डालिए हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट, यहाँ से लिखो ना बेटा, क्या करना है, यहाँ से लिख लो। अब यहाँ से पेज क्यों बर्बाद कर रहे हो? अच्छा, उसको वहाँ करोगे। चलो डालिए हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, चाहे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो चाहे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो, दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम है। सिर्फ फर्क कहाँ आएगा, जब एवरेज लिखोगे तो डेल्टा का साइन यूज करोगे, और जब इंस्टेंटेनियस लिखो कौन, हाँ ये टॉपिक खत्म हो गए, ये टॉपिक खत्म हो गए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, आप चाहे एवरेज लिखें, चाहे आप आर एवरेज लिखें, चाहे आप आर इंस्टेंट लिखें, दोनों का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम है। बस एवरेज के साथ आप यूज करोगे डेल्टा साइन का, और इंस्टेंट के साथ यूज करोगे डी साइन का। ठीक है, बिल्कुल सेम होता है। अब किसी रिएक्शन को लिखा कैसे जाता है ये हम आपको बता दें। ठीक है, हम एक रिएक्शन ले रहे हैं आपके सामने, पर्टिकुलर रिएक्शन ही हम आपके सामने लिख रहे हैं। N2 + 3H2 टेंड्स टू फॉर्म 2NH3। अब रेट कैसे लिखना है, ध्यान रखिएगा। जब भी आप किसी की रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो आपको सभी जितने भी टर्म्स हैं, चाहे रिएक्टेंट का टर्म्स हो चाहे प्रोडक्ट का टर्म्स हो, उन सबको इक्वल करके लिखना है। तो क्या हम इन सबको इक्वल करके लिख सकते हैं? क्या सबकी रेट सेम है? क्या नहीं है। अगर इसकी रेट x है तो इसकी रेट कितनी है, इसकी रेट कितनी है, या फिर दूसरी भाषा में कहें, जिस समय में इसका 1 मोल ख़त्म होता है उसी समय में इसका 3 मोल ख़त्म होता है, और उसी समय में इसका 2 मोल बनता है। तो रेट तो सबकी अलग अलग है। तो हमें कुछ एक जादुई आंकड़ा ऐसा सेट करना होगा कि सबकी रेट समान हो जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे वही फ़ायदा होगा जो आप क्वेश्चन में लिखते हैं कि रेट हम कैसे पता कर सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी से भी पता कर सकते हो। तो तीनों से रेट बिल्कुल समान आनी चाहिए, मतलब इससे भी x आए, इससे भी x आए, या इससे भी x आए, या फिर सबसे 3x आए, या सबसे 2x आए। मतलब चाहे हम इससे रेट निकाल लें, चाहे हम इससे रेट निकाल लें, चाहे हम इससे रेट निकाल लें, तो तीनों से रेट समान आनी चाहिए। तो ऐसा हम क्या करें कि हम इस पूरे इक्वेशन को बराबर करके लिख दें। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, इसके मूल को इसी के नंबर से क्या कर देना है, डिवाइड। तो इसका नंबर कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, अब सबकी रेट बराबर हो गई है। तो ये तरीका होता है रेट को लिखने। जिस समय में इसका 1 ख़त्म होता था उस समय में इसका 3 ख़त्म होता था, उस समय में इसका 2 बनता था। तो सबकी रेट तो अलग अलग है, लेकिन हमें इस इक्वेशन को कुछ इस प्रकार से सेट करना है कि सबकी रेट बराबर हो जाए। वो इसलिए क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा है चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। किसी की रेट क्या होती है, कंसंट्रेशन में चेंज, किसी रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट, किसी का भी। अभी तो एक छोटा इक्वेशन लिखा है, अभी बड़ी बड़ी लिखेंगे हम। तो इसका सबसे सरल तरीका बताया है साइंटिस्टों ने कि आप उसी की रेट को उसी के मोल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो अब देखो लिखेंगे कैसे, है ना इसको। तो रेट ऑफ रिएक्शन चाहे आप इंस्टेंट लिखिए चाहे एवरेज लिखिए, क्योंकि ज़्यादातर आपको 90% अब आपके इस चैप्टर में इंस्टेंट ही है, तो हम इंस्टेंट को लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। तो आर, अब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, इंस्टेंट लिख लीजिए, चाहे जो भी लिखना हम ROR करके लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना है हम क्या बता रहे हैं। चाहे आप ROR करके लिख लीजिए, चाहे आर एवरेज लिख लीजिए, चाहे आर इंस्टेंट लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, साइन याद रखना है। तो देखो यहाँ पर हम इंस्टेंट लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कर भी देते हैं, आर इंस्टेंट लिख देते हैं।
फर्क सिर्फ साइन का आएगा, बाकी कॉपी पेस्ट है। देखो तो इसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, यहाँ देखो महक और सृष्टि कहाँ पर बातों में भी हो, इसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, किसका, N2 का। तो कंसंट्रेशन के लिए इसको किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। कौन सा चेंज लिख रहे हैं हम, इंस्टेंट, तो क्या लगाया D, और अगर डेल्टा लगा देते तो एवरेज। बस इतना फर्क है। नीचे क्या आएगा, dt। साइन बता हुए क्या है ये, तो रिएक्टेंट के साथ अभी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देंगे, अभी डिवाइड नहीं किया हमने। अब सुनो, पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, तो इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 से। अब एक बहुत खास बात बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनो दिमाग में। जे इसके ख़त्म होने की रेट है, डिसअपेयर होने की रेट है, ए भी इसके ख़त्म होने की रेट है, डिसअपेयर होने की रेट है, और ये इसके बनने की रेट है, अपरेंस की रेट है, आपके फॉर्मेशन की रेट हो रही है। बिल्कुल कान खोल के सुन लो, जब भी आप किसी के ख़त्म होने की रेट या किसी के बनने की रेट लिखोगे तो स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड नहीं करोगे, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड नहीं करोगे। फिर से सुनो, जब भी आप किसी के ख़त्म होने की रेट या बनने की रेट लिखोगे तो उसको उसके नंबर से डिवाइड नहीं करोगे। तो N2 के ख़त्म होने की रेट ये पूरी होगी कि या इतनी होगी। फिर से सुनो, जब भी आप किसी के ख़त्म होने की रेट या बनने की रेट लिखोगे तो आपको उसको उसके नंबर से डिवाइड नहीं करना है। बात समझ में आ रही? लेकिन जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो सबको उसके नंबर से डिवाइड करना है। इससे होगा क्या वो हम बताते हैं। तो हमने बोला इसके ख़त्म होने की रेट ये पूरी होगी या इतनी होगी, सिर्फ इतनी होगी, इतनी। अब ये क्यों होता है हम बाद में समझाते हैं, लेकिन अभी दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लो, बिल्कुल अपने दिमाग में इसको अच्छे तरीके से बैठा लो कि जब भी आप किसी के ख़त्म होने की रेट या बनने की रेट लिखोगे तो फिर उस रेट को आप किससे डिवाइड नहीं करोगे, उसके नंबर से। अब ये क्यों होता है वो हम बाद में बताते हैं। अब लिखा हमने इक्वल, इक्वल क्या है, अब H2 नंबर मत लिख देना साथ में, क्योंकि नंबर से तो हमें क्या करना है, डिवाइड। H2 का कंसंट्रेशन किसके टर्म में लिख रहे हैं हम, D के टर्म में। नीचे क्या आएगा, dt, और यहाँ साइन कौन सा, नेगेटिव। लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं 3 टाइम्स है, तो इसको बराबर करने के लिए नीचे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसी के नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब ये दोनों स्टेप कैसे हो चुके हैं, बराबर। ये वैल्यू दी जाएंगी आपको, पक्का है कि इसकी जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू से 3 टाइम्स होगी, तो आपको बराबर करनी है। तो तरीका क्या है, उसी के मोल के नंबर से या स्टोइकियोमेट्री से क्या कर दो, डिवाइड। अब अगला वाला बताओ क्या होगा, NH3 2NH3 लिख दें क्या, नहीं, 2NH3 नहीं लिखना है। साइन क्या आएगा, हाँ, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट। नीचे यहाँ पर पॉजिटिव, और नीचे क्या आएगा, dt। किससे डिवाइड करें, लिखो, समझा दे रहे हैं, लिखो तो पहले, अभी हम समझा देते हैं, पहले लिखो तो इतना। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपके साथ थोड़ी हुआ है, सब एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है, मैं पता है। ऐसे क्वेश्चन से जादू क्या सेट होगा वो हम बताते हैं आपको। ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या होता है, लिख गया। नंबर यहाँ से पता करने हैं, 1 3 2। लिख गया क्या? अब कॉपी पेन बिल्कुल शांत करके यहाँ देखो, कल लिख गया तो अब आपको समझ में आएगा पक्का। देखो हम मान ले रहे हैं कि इसके ख़त्म होने की रेट है 12, और यूनिट तो हमें पहले से पता, मोल लीटर इनवर्स
सेकेंड इनवर्स। इसके ख़त्म होने की रेट 12 है, ठीक है। अब अभी हमने बताया था, ध्यान से अगर आप लोगों ने सुना हो, जब भी किसी के ख़त्म होने की या बनने की रेट लिखोगे तो उसकी स्टोइकियोमेट्री शामिल नहीं करोगे। तो इसके ख़त्म होने की रेट कहाँ इतनी है, यही है। तो इसके ख़त्म होने की रेट हमें कितनी दी है, 12। अब ये सब कुछ बराबर है तो 3 4 जा 12, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई, मान लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, कि इसके ख़त्म होने की रेट कितनी है, 12। ख़त्म होने की रेट लिखी हमने तो स्टोइकियोमेट्री शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ हमें ख़त्म होने की रेट बताई गई, तो हमें अपने मन से ध्यान रखना ये इतने की रेट दी गई है, तो ये कितनी थी, 12। अब यहाँ देखते रहो। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन सभी फॉर्मूले के बराबर है, नीचे क्या रखा है, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी मिल गई हमें, 4 समझ में आई। अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल गई तो हम इसके भी ख़त्म होने की रेट और उसके भी बनने की रेट निकाल सकते हैं। बताओ इसके ख़त्म होने की रेट कितनी होगी, जे वाली होगी ना, जे होगी इसके ख़त्म होने की रेट। तो अगर ये चाहिए तो ये वाला टर्म हमें हटाना पड़ेगा, तो इसको यहाँ क्या कर दे, मल्टीप्लाई। तो इसके ख़त्म होने की रेट कितनी आ गई, 4 आ गई। अब इसके बनने की रेट चाहिए, इसके बनने की रेट चाहिए, तो इसके बनने की रेट कितनी लिखी है, इतनी लिखी है ना। तो इस 2 को हटाना होगा, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी आ गई। अब आप देखो, आप किसी से भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, किसी भी फॉर्मूले से। आपको अगर इसके ख़त्म होने की रेट दी हुई होती तो भी रेट ऑफ रिएक्शन निकल आती। ख़त्म होने की रेट ये है 4 डिवाइडेड बाई 1, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई, 4। अगर इसके ख़त्म होने की रेट दी गई होती तब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते। ख़त्म होने की रेट कितनी है, 12, 3 से डिवाइड करो, सब इक्वेशन बराबर आ रहे हैं, प्रूव हो रहा है हमारा। इसके बनने की रेट दी गई होती तो 2 4 जा, तो भी आंसर निकल आता। आप खुद चेक कर सकते हो, इसकी अगर x है तो इसकी कितनी है और इसकी कितनी है, निकल के आई ना रेट, वही निकल के आई है। तो अब फिर से हम एक बार समझा देते हैं, अच्छे से समझ लो, बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लो आप, कि जब भी किसी के ख़त्म होने की रेट या बनने की रेट दी हो तो आपको उसकी नीचे की स्टोइकियोमेट्री क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। और उसका सबसे सिंपल तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको जो डेटा दिया गया है उससे आप क्या निकालो, रेट ऑफ, और फिर बगल वाले नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करते जाओ। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये वाला लिख लिया, इसको एज ए एग्जाम्पल आप लोग सेट कर लो अपनी कॉपी में, ऐसे हमेशा के लिए, है ना। जिसमें आप लोग भूलें नहीं कभी। अब हम आपको इसको थ्योरी में लिखवा देते हैं जिसमें आपको कभी दिक्कत ना आए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई, रेट लिखने का, ठीक है। राज समझ में आया ये पक्का, कहीं कन्फ्यूजन है तुम्हें, कहीं जैनुल तुम्हें नहीं आया, पक्का। बताओ इसके ख़त्म होने की रेट पूरी ये है ना, हाँ, तो कहाँ तक है, यहाँ तक, हाँ, बात समझ में आ रही है। और इसके बनने की रेट यहाँ तक है, सिर्फ इतना। तो साधारण भाषा में बोल दें कि नंबर से अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो जो रेट होगी वो ख़त्म होने की होगी या फिर बढ़ने की रहेगी, ठीक है। लिख गया था सब। तो एक हम जनरल इक्वेशन लिख देते हैं जिसमें आप लोगों को क्लियर हो जाए। हम कोई भी मान लेते हैं कि a प्लस b टेंस टू फॉर्म c प्लस d। ये क्या है सिद्धार्थ, c प्लस d प्रोडक्ट, और a प्लस b क्या है। अब इनके कुछ नंबर मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं। क्या मान लें इसके नंबर, इसका मान लेते हैं n, इसका नंबर मान लेते हैं m, इसका मान लेते हैं x, और इसका क्या मान लेते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। अब इसकी रेट लिख के दिखाओ सब लोग, चलो।
अच्छा, जो अभी हमने इक्वेशन लिखा है, अगर वही हमें एवरेज के टर्म में लिखना होता तो क्या चेंज आ जाता? डी की जगह सिर्फ क्या लगाते जाते? डेल्टा। ठीक है, तो अब इसकी रेट लिख के देखते हैं हम। आर इंस्टेंट लिखते हैं, आप कोई भी लिख सकते हो लेकिन हम इंस्टेंट लिख रहे हैं रेट। ठीक है, तो जल्दी से बताओ पहला क्या आएगा? डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन साइन कौन सा? बताओ ये क्या लिखी हुई है, जल्दी बताओ। ए के ख़त्म होने की रेट लिखी है, और अगर इसको स्टोइक्योमेट्री से मूल से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी। अब बराबर करके दूसरा लिख रहे हैं, तो डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, पॉजिटिव साइन की नेगेटिव? क्योंकि ये क्या है? रिएक्टेंट। अभी दोनों इक्वेशन बराबर हैं क्या? नहीं है, तो बराबर करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? उसी की स्टोइक्योमेट्री से, नंबर ऑफ मोल से। फिर ए, अब प्रोडक्ट साइड आ गए तो कौन सा साइन? पॉजिटिव। डी ब्रैकेट में क्या आएगा? सी आएगा कि एक्स सी आएगा? अच्छा, समझ में आ गया। मतलब बिल्कुल ये बात ध्यान रखना है ना, क्योंकि बच्चे बिल्कुल जिद करके रहते हैं कि आप सर चाहे जितना समझा लो हम गलत करके रहेंगे। ये ना करना बच्चों गलती है। जे लिखी है इसके बनने की रेट और एक्स से डिवाइड कर दोगे, ये सभी इक्वल हो जाएंगे जब आप इसके नंबर से डिवाइड कर दोगे। ये हम आपको प्रूव करके बता चुके हैं। और फाइनली डी 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 थोड़ी है, वाई डी है, सॉरी। हाँ, डी 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 डी, ये चेंज वाला डी है। डी 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 टी और डिवाइड किससे? अब ये सभी इक्वेशन आपस में बराबर हैं? बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। अब हम 4 पॉइंट आपके सामने लिखेंगे, वो 4 पॉइंट और लिख लो। बताओ ए के ख़त्म होने की रेट कहाँ है सृष्टि? बोल के दिखाओ। ए के ख़त्म होने की रेट माइनस डी ए अपॉन बी के ख़त्म होने की रेट कहाँ है? डी बी अपॉन डी टी। सी के ख़त्म होने की रेट होगी कि बनने की? तो क्या होगी? डी सी अपॉन डी टी, और इसकी डी डी अपॉन डी टी। और अगर इसी के स्टोइक्योमेट्री से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? वेरी गुड। ए वाला मिटा दी ऊपर। चलिए लिख लीजिए। ठीक है, तो हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। रेट ऑफ डिसअपेरेंस रेट ऑफ डिसअपेरेंस, या इसी को क्या बोल सकते हैं? कंजम्पशन, खत्म होना। रेट ऑफ डिसअपेरेंस और कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट ए। बताओ क्या लिखे? माइनस डी ए अपॉन डी टी। ये है, ध्यान रखना अच्छे से, स्टोइक्योमेट्री नहीं लगाओगे। रेट ऑफ डिसअपेरेंस और कंजंक्शन ऑफ ए, और अगर इसी से हम स्टोइक्योमेट्री से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? बहुत बढ़िया। पॉइंट सेकेंड, रेट ऑफ डिसअपेरेंस और कंजम्पशन ऑफ बी। बताओ सिद्धार्थ? माइनस अपॉन, बहुत बढ़िया। और अगर इसी की स्टोइक्योमेट्री से डिवाइड कर देती तो रेट ऑफ रिएक्शन। आप लोग तो बड़ी आसानी से समझ गए, हमें लगा तुम लोग
उठा उठा के, गलत सुना, उठा उठा के गोदी में खिलाना होगा। कैमरा चल रहा था भाई, किसना तो चाहते ही है सबूत। अब बताओ इसके अपीयरेंस की होगी कि डिसअपीयरेंस? अपीयरेंस की होगी। तो लिखो रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन हाँ थर्ड पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ सी क्या है? प्रोडक्ट। तो साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। डी अपॉन डी टी। सिद्धार्थ समझ में नहीं आ रहा? आ गया। आपको कोई भी रेट बता दे, आप उससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व, एक बेस्ट डेटा दे दें, हमें एक डेटा चाहिए सिर्फ पूरे क्वेश्चन में, हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। हालांकि ये तो सबसे सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अभी हाफ लाइफ पीरियड के क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर में भी बढ़िया न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छी न्यूमेरिकल। फाइनली एक और टर्म बचा है, रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन ऑफ डी। क्या आएगा? पॉजिटिव साइन डी डी डी, और यहाँ पर डी। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब रेक्टेंट के साथ हमने नेगेटिव साइन लगाया था तो रेट नेगेटिव आएगी? कभी रेट नेगेटिव नहीं आ सकती। यहाँ पे ध्यान रखना, उस नेगेटिव साइड से कंफ्यूज मत हो जाना। रेट हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। इस नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ध्यान, आपको जब भी रेट की वैल्यू दी होगी, आप गारंटी लिख लो, आपको पॉजिटिव भी दी होगी, तो आपको उस नेगेटिव साइन से अपने मन से, जैसे हमने कहा कि जो ये वाली रेट दी थी आपकी DA अपॉन DT, ठीक है, इन नेगेटिव साइन, लेकिन आपको जो वैल्यू दी रहेगी वो नेगेटिव नहीं दी रहेगी। 3.0 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, वैल्यू क्या दी रहेगी? क्योंकि हम जानते हैं ये वैल्यू जब निकाली गई है तो अंदर के इस पार्ट को सॉल्व किया गया है, और अंदर के इस पार्ट को जब सॉल्व किया होगा तो आपका क्या आया होगा? नेगेटिव साइन। या फिर अगर इसकी वैल्यू नहीं बताते तो फिर हमें से इससे किसकी बताते? A2 A1 की बताते। और जब A2 A1 की वैल्यू सॉल्व करते हम तो ये आंसर क्या आता? माइनस में। तो ये माइनस क्या हो जाता? ये ध्यान रखिए, तो वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी रेट की, ये बात ध्यान रखना है। बन जाएगा ये? तो एक क्वेश्चन देते हैं, उसको करके लाना, या कर लो? हाँ नहीं, करके दो हमें आंसर, 1 सेकंड में आंसर दो। आंसर पे सीधे निकालना है डायरेक्ट, देखते हैं कौन निकाल पाता है। देखते हैं हम, N2 + 3H2 टेंस टू 2NH3। हम आपको इसके ख़त्म होने की रेट दे देते हैं। इसके ख़त्म होने की रेट है 12 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसके ख़त्म होने की रेट। अब जल्दी से रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं हम, ROR इक्वल dN2 अपॉन dt डिवाइडेड बाई स्टोइक्योमेट्री, साइन कौन सा? नेगेटिव, इक्वल माइनस। हाँ आप लोगों के साथ ऐसे ही थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं। DH2 अपॉन dt, जे इसके ख़त्म होने की रेट दी गई है, डिसअपियर होने की रेट दी गई है। ध्यान है, डिसअपियर रेट दी गई है इसके डिसअपियर की रेट। DH2 कितने से? 3 से, और यहाँ पर प्लस, तो मैं सीधा तो वहाँ से दिखता नहीं, थोड़ा ऐसे आ जाए करो ना, कल से हम तुम्हारी सीट थोड़ी इस साइड कर देंगे चेंज। पॉजिटिव साइन के साथ जल्दी बताओ। D
dNH3 अपॉन dt डिवाइडेड बाई 2। अब हमें कौन सा डेटा दिया हुआ है, जल्दी बताओ जैनुल, तुम बताओ इसमें से हमें कौन सा डेटा दिया गया है? जी पूरा दिया गया है ना? हाँ, कहाँ तक दिया गया? यहाँ तक का डेटा दिया गया है, हमने पहले बता दिया। डिसअपेयर होने की रेट कितनी दी गई है? 12 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। 3 से डिवाइड करो 12 को, कितना आ गया? तो रेट और रिएक्शन आ गई 4 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कहाँ पर? अच्छा 3 है सर, 3। अब जल्दी से इसके बनने की रेट बता दूँ। ए वाली वैल्यू मिल चुकी है तो 1 से डिवाइड कर दे, सॉरी 1 का मल्टीप्लाई कर दे तो इसके बनने की रेट कितनी आ गई? 4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसके बनने की रेट बता दो। 2 से कर देंगे तो 2 4 जाए 8, तो इसके बनने की रेट आ गई 8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सबको समझ में आया? ये सिद्धार्थ नहीं आया ना? लिख तो रहे, समझ में आया कि नहीं? अब आप किसी से भी रेट देखो, हमने कहा था ना, आप रिएक्शन में कोई एक रेट बता दे, अब रेट हो, अगर इसके ख़त्म होने की इसकी रेट बताते तब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते। यहाँ देखो दीपक, कहाँ देख रहे हो? इसके ख़त्म होने की रेट बता देते तो हम आपका 1 से डिवाइड कर देते तो हमें क्या मिल जाती? रेट ऑफ रिएक्शन। इसके ख़त्म होने की रेट बताई तब भी हमें यही आंसर मिला, और इसके बनने की रेट बता दे तब भी हमें आंसर क्या मिल रहा है? यही। अब सभी ये चीज़ें बराबर लिखी है ना, आप यहाँ से देख लो, ये आंसर यही आ रहा, इससे डिवाइड करो आंसर यही आ रहा, इससे डिवाइड करो आंसर यही आ रहा, बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। होमवर्क लिखो, होमवर्क है, देखेंगे वो हमारे मूड के ऊपर है। टेस्ट की तैयारी करके आइएगा, दोनों चैप्टर से आएगा। कल का होमवर्क है टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज, इंस्टेंटेनियस एंड रिप्रेजेंटेशन। होमवर्क की कॉपी कहाँ है तुम्हारी सिद्धार्थ? एग्जाम में ऐसे गोला लगा के नहीं आना है लिख के, एग्जाम में अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। हम कल सिखाएंगे रिप्रेजेंट करना। ये तो आपको ट्रिक बताई है अभी सॉल्व करने की। जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को साथ में रखोगे, फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो इस पार्ट को साथ में रखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो इस पार्ट को साथ में रखोगे। होमवर्क लिख लिया? टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज, इंस्टेंटेनियस एंड रिप्रेजेंटेशन। डेट डालो, पूरा होमवर्क लिखो जो हमने बोला है। टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, रिप्रेजेंटेशन। टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज,